जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं अपने सीडीएस के इंग्लिश सेक्शन के आंसर की। आई नो सीडीएस के लिए 120 क्वेश्चंस होते हैं एंड समटाइम्स इट्स रियली टेरिफाइंग, बट इफ यू लुक एट द पेपर इट वाज, इफ you know, seriously speaking, it was a moderate paper. लाइक लास्ट टाइम 2025 फर्स्ट का जो पेपर था वो वाकई ट्रिकी हो गया था, बाय बिकॉज अ लॉट ऑफ फॉरेन वर्ड्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द पेपर, बट दिस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और पेपर का पैटर्न पिछले कुछ पीरियड को देखते हुए उसी टाइप का चल रहा है, और कंपैरेटिवली स्पीकिंग it is pretty alright. It is something where a child can easily score nearly 80 questions on an average. Let's quickly start with the paper. तो हमारा इंग्लिश का पेपर ये हमारे पास सेट ए है। पहला क्वेश्चन जो इसके पहले भी 2 बार से आ चुका है, विच इज़ where you have been given a sentence with a word underlined. एक सेंटेंस है, उसमें एक वर्ड अंडरलाइंड है। हमसे सिनोनिम या एंटोनिम नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि कैन वी इम्प्रूव ऑन दिस वर्ड। ये जो वर्ड का यूसेज किया गया है ये शायद रॉन्ग किया गया, और इसकी जगह इन रियलिटी सही वर्ड क्या होना चाहिए। लुकिंग एट द सेंटेंस यू कैन सी द आंसर इज, एंड बिफोर वी कंटिन्यू मेक श्योर ऑफ वन थिंग, यू माइट सी अ कपल ऑफ टिक्स अपार्ट, क्यों ऑब्वियसली ये जो पेपर होता है वो किसी ना किसी स्टूडेंट का होता है जो हम लोग लेते हैं, तो ये जो सिंगल टिक या कहीं और कुछ लिखा उस पर नहीं जाएंगे। एवरीवेयर दैट यू सी ऑन द पेपर I have marked my answers with a double tick, and I have underlined my answers or made it into a box. तो जहाँ आपको डबल टिक, अंडरलाइंड, बॉक्स टाइप का शेप दिखता है वो टीचर का आंसर है। बाकी जिस बच्चे ने अटेम्प्ट किया उसने अपने हिसाब से लगाया है। लुकिंग एट दिस स्टेटमेंट इफ़ यू सी कि पार्टीज नेवर द लेस टुक, तो कैसा इम्पार्शल पोजीशन इन द नेशनल इंटरेस्ट। वाई? बिकॉज अपोजिंग पार्टीज बताई गई हैं, हेंस द आंसर दिस वन वॉज प्रिटी ऑब्वियस। बाई पार्टिजन इज टू पार्टी सिस्टम विच डज नॉट मेक एनी सेंस आउट ओवर हियर। देन वी हैव she had sampled food from all the restaurants in the food court. She remained indifferent towards the culinary fare on offer. Indifferent मतलब ये word आपका एनडीए में भी यूज़ किया जा चुका है, यानी फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक, नॉन इफेक्टिव पैसिव केस आ जाता है, इसलिए इनडिफरेंट एकदम कंफर्म और परफेक्ट आंसर होता है। द थर्ड आंसर, we talking about the attitude of whalers. Whalers are people who hunt sea animals, particularly whales and big fish, or you know, one of the big mammals in the sea. तो indifference आ जाएगा again. Why? Because empathy, sympathy is when you show, you know, similar kind of feelings, where you feel, actually you feel for the other person. और यहाँ तो उसी की बात हो रही है कि जब वो मरीन लाइफ से इनकाउंटर करते हैं, और ये खुद वेलर्स हैं, यानी ये मारते हैं, हंट करते हैं, पोच कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे शो दैट indifference. Then we have the next word. Family was rendered diligent due to the, और underline word diligent है, this चाइल्ड, बच्चे जब करते हैं तो कई बार एक्स्ट्रा वर्ड्स इधर उधर स्क्रिबल करते रहते हैं पेपर पे, प्लीज़ डोंट मार्क ऑन दैट। डिलीजेंट वर्ड था ड्यू टू क्रैश इन द स्टॉक मार्केट। अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है तो फैमिली कैसी हो गई होगी, पुअर हो गई होगी, और पुअर के लिए यहाँ पे हमारा आंसर इंडाइजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कल्टिवेटेड ग्रेट टेम्परेंस, बहुत ज़्यादा उसका पेशेंस लेवल बढ़ चुका है इन हिज पर्सनैलिटी, दैट ही वॉज इम्पैशनड इन हिज डीलिंग विद द विसिट्यूज। विसिट्यूज होते हैं अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, तो अब डिस्पैशनेट हो गया। इट्स परफेक्टली ऑल राइट, यू कम टू दैट पोजिशन वेयर नथिंग एक्चुअली डिस्टर्ब्स योर पेशेंस, सो डिस्पैशनेट केस बन जाएगा। एंड दिस वन वर्ड्स जानने की यहाँ पे ज़रूरत थी। रिमेंबर, अगर हम CDS के पेपर की बात करते हैं, हमारा वोकेबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बच्चे ने आंसर पैस्टिशे लगाया है, विच इज़ टू एन एक्सटेंट कि हाँ लगता है, बिकॉज दिस वॉज अ कन्फ्यूजिंग केस। वाई? बिकॉज आपके ये तीनों वर्ड्स आते हैं रिटन डॉक्यूमेंटेशन के लिए, रिटन वर्क के लिए। एक्चुअल आंसर पैलिम्सेट्स पे आ जाता है। वाई? बिकॉज इफ़ यू लुक, डॉक्यूमेंट वॉज डिसर्न टू बी
dash were clearly an earlier manuscript. तो palimpsests होगा, parchment नहीं होगा, parchment is a kind of a paper. Pastiche later on just वो है, और यहाँ पे manuscript में postscript वाली टाइप की कुछ बात हो रही है, तो इसलिए आपका जब हम लोग improve करेंगे या substitute करेंगे तो it would be this answer. And then we have simulism. Accused of, तो accused of what? क्योंकि इसने without due acknowledgement किसी से कुछ चुराया है. चुराने के लिए हमारे पास plagiarism word है, बहुत common word है, ये आराम से किया जा सकता था. And paternal manner. Paternal is father like. Loving, caring, affectionate, and paternalistic is not affection and loving and caring. पैटर्नलिस्टिक इज़ जब हम जो है ना बहुत ज़्यादा दिखाते तो हैं, वी शो दैट येस वी आर लविंग एंड केयरिंग, बट इट इज़ नॉट द ट्रू एटीट्यूड. ये शो ऑफ वाला होता है, और सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ शो ऑफ कर रहा है वो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ. एक्चुअल पैटर्नल फीलिंग्स नहीं है. देन वी हैव much to their disappointment, the team leaders paid more than, और perfunctory glance. perfunctory glance एक फिक्स फ्रेज है, ये एक फिक्स फ्रेज है, ये पहले भी एक दो बार पेपर में देखा गया है, ये आराम से किया जा सकता था. इट वॉज अन ईजी वन. दिस वन अगेन, बिकॉज ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, ingratiated, gratuitous, gargantuan, grating, ये सारे के सारे PYQs में आपको मिलेंगे. इनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए, और gratuitous आपका यहाँ पे आंसर आराम से आ जाएगा. बिकॉज दे आर डन विदाउट, यानी बिना किसी अच्छे रीज़न या कारण के कोई चीज़ किया जाए, उसे ही एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे प्रयोग किया जाना था, और आपको अपना आंसर आराम से मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं. एरर डिटेक्शन. एरर डिटेक्शन बहुत 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 ईजी था एज फार एज आई कैन सी. लास्ट ईयर या यू नो ईयर बिफोर लास्ट अगर हम पेपर्स को देखते हैं या पास्ट ईयर के पेपर्स देखेंगे, तो कभी कभी एरर डिटेक्शन बहुत कंफ्यूजिंग था. बाय यू नो as far as I can see the paper, as far as a student analyzes the paper, error detection by default आपकी ईजी आया है, सिंपल आया है, मॉडरेट आया है. दो क्वेश्चन सीधे सीधे आर्टिकल के जो बहुत बहुत सिंपलिस्टिक क्वेश्चंस कहे जा सकते हैं. यूनिक के साथ एंड नहीं लग सकता, अ होता है. सेम केस जैसे ऑनेस्ट के साथ दिया है. एंड ड्यूरिंग अ ट्रिप, ओमिशन ऑफ एडजेक्टिव आर्टिकल्स आप लोगों के केस में दिए जाते हैं. इट कुड बी ए एंड द, कोई भी ओमिशन होता है. और यहाँ पे इफ़ यू लुक एट द सेंटेंस, विजिटिंग स्कूल चिल्ड्रन सब सही है इसमें. वेंट अराउंड द लेक ये भी सही है. ड्यूरिंग ट्रिप, ड्यूरिंग अ ट्रिप टू द फेमस लेक सिटी स्पेसिफाई किया गया है कहाँ पे, तो एक ट्रिप की बात हो रही है, एक जर्नी की, वहाँ पे आर्टिकल मिसिंग था. दोनों ही एरर डिटेक्शन बहुत सिंपल. उसके बाद अगेन थर्ड एंड फोर्थ भी बहुत सिंपल था. रीज़न, यहाँ पे फैमिली ओन्ड फर्म, इफ़ यू लुक एट द वर्ड्स फैमिली ओन्ड, ये एक साथ लिख दिया है. नहीं, किसी का भी कुछ होता है कि भाई ये फैमिली के द्वारा ओन किया जा रहा है, तो अगर हम प्रपोजिशंस नहीं यूज़ कर रहे हैं, ओन्ड बाय द फैमिली, हम फैमिली ओन्ड को अलग अलग लिखते हैं. फैमिली अलग, ओन्ड अलग. इट डज नॉट बिकम वन बिग वर्ड. ये दोनों वर्ड्स को हम कंबाइन करके, ठीक, एक वर्ड कहते हैं ना, मिक्स एंड मैच करके एक वर्ड नहीं बना सकते हैं. इट्स द सेम. अगर हम डॉटर लिखें और फिर डॉटर इन लॉ, तो डॉटर इन लॉ अलग अलग शब्द लिखते हैं, एंड वो तीनों शब्द डिवाइड होते हैं हाइफन के द्वारा. वैसे ही यहाँ पे है, एंड दिस इज द एरर. और टू के साथ में हमेशा बिटवीन आता है, अमंग नहीं आता. ये तो सबको बहुत अच्छे से पता है. ही एम्फसाइज्ड, अगर कोई नाउन होता तो एम्फसाइज्ड ऑन या अपॉन होता. यहाँ पे द नीड फॉर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन केस दे रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी फॉर दे रखा है, इसलिए हमें अलग से कोई प्रपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं. हेंस अ नो एरर केस. Continuing with the error detection, the officer marveled at the victory, and if you look at the entire statement, same इसी तरह का क्वेश्चन आपके इंडिया में भी आया है. 20 people, फिक्स नंबर दे रखा है, और जब काउंटेबल नाउन होता है तो लेस नहीं फ्यूअर का यूज़ किया जाता है. तो दिस वुड बी द आंसर. द एंटायर अटेंशन, अगेन कोई एरर नहीं था, सब कुछ सही था. क्राफ्ट वर्क सबको मालूम है, डिग्निटरी सबको मालूम है, सिंपल वर्ड्स थे, नो एरर केस डायरेक्टली था. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, अगेन लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन. अ ग्रुप ऑफ वेफेयरिंग टूरिस्ट हु हैड, अ ग्रुप हु हैड ट्रेच्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स. तो टूरिस्ट हु हैव
ट्रैच्ड फॉर hundreds of kilometers, ये एकदम सही लिखा है. हैज़ की जगह हैव. Why? Because it's a group of tourists. So tourists have a group who had. आपके पहले वाले का वर्ब ग्रुप वाले से आ गया, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. अगर प्रेपोजिशन है, फर्स्ट सब्जेक्ट विल डिसाइड द वर्ब. फर्स्ट सब्जेक्ट ने यहाँ किया तो सेकंड सब्जेक्ट का वर्ब आपको आगे मिल रहा है. टूरिस्ट प्लूरल था तो हैव हो जाएगा. अगेन ये बिल्कुल सिंपल केस था और ये था रिडंडेंसी एरर. अगेन ये रिपीटेड केस है. मोस्ट का इस्तेमाल हर जगह नहीं हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल मोस्ट बेस्ट नहीं हो सकता है, इनफ एंड सफिशिएंट एक साथ नहीं होता है. एंड ये दोनों ही केसेस CDS NDA दोनों में रिपीट हुए. यहाँ पे फेवरेट दे रखा है. देयर इज नो पॉइंट ऑफ द वर्ड मोस्ट इन दैट केस. द लिस्टिंग्स ऑन द मेन्यू, ए नहीं मार्क है. एज यू कैन सी डबल टिक्स यहाँ है तो एरर नहीं है. सारा कुछ सही है. विद रिगार्ड टू अपने आप में फ्रेज सही है. टेस्ट एंड प्रेफरेंस वर्ड सही है. मेन्यू दैट हैड बीन प्रेफर्ड बाय हिम, ऑफर्ड टू हिम, वाज सेलेक्टेड आफ्टर मेटिकुलस, सब कुछ सही. नो एरर केस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज आवर फिल इन द ब्लैंक्स. एंड विद फिल इन द ब्लैंक्स वी सी थोड़े से ट्रिकी, कुछ केसेस सिंपल, कुछ केसेस ट्रिकी. नॉट एवरी मेटल इज नेसेसरली सॉलिड इन इट्स नेचुरल स्टेट. एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ये आराम से हो सकता था. कहाँ पे फंसा है वो भी आगे देखेंगे. एंड अगेन ओकेजन्स हैं तो हम सेवरल ओकेजन्स ही कहेंगे, मोस्ट ओकेजन्स नहीं. मोस्ट ऑफ द होता तो हो सकता है. इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू वर्क विद देयर कोवर्कर्स, ये प्रेपोजिशन सबको एकदम क्लियर है. ये तीनों एकदम सिंपल क्वेश्चंस थे. एंड यू कैन चूज विच एवर, वेन एवर वी डिसाइड टू चूज समथिंग, हम विच का इस्तेमाल करते हैं. यहाँ शर्ट है, नॉन लिविंग केस, तो विच एवर आ जाएगा. एंड हियर एज यू कैन सी ये क्वेश्चन बच्चे ने नहीं लगाया. आई हैव पुट दिस क्वेश्चन फॉर अ वेरी सिंपल रीजन. ईदर और के बाद में हम क्या लिखेंगे. ईदर और केस जब भी आता है तो दो में से कोई एक है, तो उसमें मैनी आएगा कि एनी आएगा. इट कुड बी बोथ. आई कहा ना, जब आप स्टेटमेंट्स को लेके चलते हैं, इफ यू लुक एट द स्टेटमेंट केयरफुली इनफ, डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस, आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करते हुए जो भी आपकी चॉइस है, यू कैन चूज टू कंप्लीट. ठीक है. ईदर और courses being offered by the university, either or any courses, but then the problem is कि any के साथ में हम लोग normally singular noun का इस्तेमाल करते हैं, but यहाँ either के साथ था तो हम courses भी कर सकते थे और many काफ़ी fit होता दिख रहा है. तो again this is where I would personally say that this was a very dicey question, and well, you know, UPSC can only decide what the correct answer is, because technically speaking it could be either of the two. Then from there we come to our logical cases. इधर recent past में आप देख रहे हैं, ठीक, कि आपको वर्ड्स दिए जाते हैं, उन वर्ड्स को यूज़ करता है यूपीएससी सीडीएस में, एंड यू हैव टू पिक एंड चूज़ कि कौन सा वर्ड किस सेंटेंस में सही है, एंड देन वो ऑप्शंस दे देते हैं अकॉर्डिंगली. तो हम लोग के पहले तीन वर्ड हैं, डेयरी, ड्रियरी एंड डायरी. वी ऑल नो दैट डेयरी क्या होता है. डेयरी मिल्क हम सब ने खाई है. ड्रियरी इज़ मंडेन एंड बोरिंग, एंड डायरी भी सबको ही मालूम है. यहाँ पे बात हो रही है प्राइवेट डेयरी. नहीं, प्राइवेट डेयरी नहीं हो सकता है. मेमोइज आप प्राइवेट डायरी में लिखते हैं, डेयरी में नहीं. मीटिंग वेंट ऑन and quite dreary, mundane थी. हाँ, they always brought their milk products from the local dairy. नहीं हो सकता, तो सिर्फ दो है, तो only 2 is correct. लॉजिकली सिर्फ 2 करेक्ट है, बाकी सब बेकार है. उसी तरह ब्रेड आता है, जो हम लोग चोटियाँ बनाते हैं या किसी भी चीज़ को जब हम टैंगल कर देते हैं इन अ सिस्टमेटिक वे, इन अ वे जहाँ वो एकदम सिंक्रोनाइज्ड ऑर्गेनाइज दिखे. बियर्ड सबको मालूम है. एंड ब्रूड, ब्रूड दो तरीके से होता है. थिंकिंग, ओवर थिंकिंग अ लॉट इज ऑल्सो ब्रूड. एंड जो लिटर होता है एनिमल्स का, उसे भी ब्रूड कहते हैं. अंडे सेने को भी हम लोग ब्रूड कहते हैं. एंड हियर व्हेन वी सी दैट वी कैन गेट इंजीनियर्स asked to braid the river. हाँ, कई डैम्स करके ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन करके ब्रेड किया जा सकता है. और वाइज मैन दे ऑफन से स्पॉट अ बियर. यस, एब्सोल्युटली. एंड देन वी हैव among certain avian species the males, हाँ, जैसे कि penguins में are known to brood the eggs laid by the females. Absolutely, इसीलिए 1, 2 and 3 तीनों logically correct हैं. Coming to the next part, लीजियंस होते हैं किसी भी तरह के मार्क्स अगर हो जाते हैं, स्कार्स हो जाते हैं, जो चोट वगैरह लगती है उसे कहते हैं लीजियन. होता है ग्रुप ऑफ पीपल हु आर फॉलोइंग स्पेशली आर्म्स फोर्सेस वगैरह के लिए. अनलेस एंड वी नो, तो लाइफ थ्रेटनिंग लीजियंस, हाँ, बिकॉज इंडिकेट कर रहा है बॉडी में हो सकता है. ट्रू.
He had a legion of followers, absolutely, and it is important to lesson. नहीं, lesson के लिए LESSEN वाला lesson होना चाहिए था. तो 1 and 2 are only correct. Third वाला lesson is the lesson plan that we talk about. We are talking about the study plan. Depose, deplore and deport. Deport बहुत common है. तो अगर हम देखें, under extreme circumstances the government can deport. Yes, the government can send you away. People are enthusiastically declaring that they deplore. Enthusiastic है तो deplore नहीं हो सकता. Second का कोई sense नहीं. Ask the actor to depose himself. कैसे वो depose करेगा? And that is why third is the only correct case. Bait, bait and bade. You bade goodbye. तो bait, those who had gathered for their unveiling were asked to bait there. Bait is control. अपने आप को किसी ना किसी तरह से थोड़ा सा कंट्रोल करना is bait. हाँ, हो सकता है. They set the bait. Yes, bait हम लोग set करते हैं to capture any animal. He reluctantly bade goodbye. Yes, so all three are absolutely correct. And then we have idioms and phrases. डायरेक्ट idioms दिया था. कोई sentences इधर UPSC नहीं दे रहा है CDS में. कभी कभी पहले देता था बट आजकल नहीं दे रहा. वो simply idiom देता है. Ears are flapping, eaves dropping. चुपचाप किसी का conversation सुनना. Ears are flapping. Twist of the knife to make sure. Sorry, I'm so sorry. Excuse me, please. To make somebody feel more worse. होता है ना कि you shove the knife into somebody, you stab him with the knife and you twist the knife. So show how painful the entire process would be. And अपने बढ़ा चढ़ा के बातें करना, show off करना, that is, blowing your own trumpet. And then we have, this page is repeated. There we are. Get under someone's skin. It does not mean knowing somebody very well. It means irritating somebody really bad. And many hands make light work. Please do note कि जो single tick है वो tick नहीं है, वो बच्चे ने लगाया है. Double tick and specifically underlined is the correct answer. Many hands, ये easy था. Tick. Many people helping can help accomplish a task quickly. A bird in hand, ये वाला पहले भी आया हुआ है NDA में and it is super easy for that matter. Error detection में आया था and the child has also marked it correctly. आधी छोड़ पूरी को धावे वाला जो हिंदी का है exactly वही वाला केस है ये. And then we have make heavy weather and unnecessarily creating some difficulty. मतलब ज़बरदस्ती के लिए कुछ weather को जो है ना ख़राब कर देना. And sweep under the carpet is nothing about maintenance. Keep a problem under wraps so that it is forgotten. हाँ, it's the same and that is why sweep under the carpet कि भाई कोई चीज़ गिर गई है, कूड़ा फैल गया है, उसको कारपेट के अंदर स्वीप कर दें. कोई आ रहा है घर में, फटाक से सब कुछ अलमारी में भर दें, किसी को पता ही नहीं चलेगा. And purple patch is a great run of luck or success or form. And here we come to, this is the last, we come to the end of our idiom and phrases. Put to pasture is retire. Put to pasture comes from कि पहले जो है ना जब horses होते थे, mares होते थे, उन्हें pasture में छोड़ दिया जाता था जब वो बूढ़े हो जाते थे. तो यहाँ उसी को retirement से connect कर लिया गया है. And this page is repeated. Okay. And again, रिसेंट ईयर्स में ये देखा गया है कि आपको, क्योंकि अब इधर आपका नरेशन, एक्टिव पैसिव और बहुत ढेर सारे पैसेजेस जैसे पहले दिए जाते थे, कई क्लोज टेस्ट दिए जाते थे, फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम कर दिया है यूपीएससी ने सीडीएस में. उसकी जगह उन्होंने नॉलेज ऑफ इंग्लिश और बेहतर करने के लिए, या मे बी दे हैव डिसाइडेड दैट द चाइल्ड शुड हैव इंग्लिश as well as logical reasoning put in together. इस तरह के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जहाँ पे आपकी कोर इंग्लिश को चेक किया जा सके. 2 sentences and sentences को कोरिलेट करना है, उनके आपस में क्या रिलेशन है ये अगर समझ में आता है तो बच्चे को ना सिर्फ इंग्लिश अच्छे से आती है, कोर इंग्लिश उसकी मजबूत है, बल्कि उसे रीजनिंग भी आती है.
तो फेलियर इज़ द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और करना है. अनसक्सेसफुल फेलियर्स अगर आप देखें तो ये सेम स्टेटमेंट आपको एनडीए के पेपर में मिला है 2023 में. और ये दोनों क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट कर रहा है विजडम. भाई कहते हैं फेलियर इज़ द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, बट कॉन्ट्रास्ट कर रहा है क्योंकि सक्सेसिव फेलियर्स आर ऑब्वियसली नॉट स्टेपिंग स्टोन्स. तो कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं. कॉन्ट्राडिक्ट एंड कॉन्ट्रास्ट में समझिए, कॉन्ट्रास्ट कर रहा है तो जैसे ब्लैक एंड वाइट एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं. कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है जब हम बिल्कुल किसी से ऑपोजिट हो गए तो हम उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं नहीं यू आर रॉन्ग. तो रॉन्ग नहीं है, इट्स सिंपली अ कॉन्ट्रास्ट टू इट. All human beings are created equal in every respect. Some people are more equal than others. तो कोरिलेट कर रहा है एक स्टेटमेंट, उसी से कोरिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट है. ये वाले अच्छे से आप लोगों को बेटा प्रैक्टिस करने चाहिए. दिस इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट इफ़ यू आर वन ऑफ द एस्पिरेंट्स या अभी अभी आपके पास बचे हुए हैं अटेम्प्ट्स, तो हर हाल में ये सेगमेंट बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बिकॉज इसमें आपकी नॉलेज ऑफ इंग्लिश अच्छे से डिटेल में चेक होती है. ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स ये है, एंड देयर कैन बी नो नॉलेज of what existed before the Big Bang, establishes limit. एक assertion किया गया है और उस assertion पे limit किया गया है हमारे second statement में. Then we come to the next one and let's see what UPSC has dished out for us. The highest clouds in the sky are the most fascinating. We are most attracted to those things that are out of our reach, like our film stars, like the celebrities. Reiterates the axiom. Axiom is nothing, it's an adage, which means an idiomatic part. Four-stroke engine is more efficient than so and so two-stroke. Two-stroke engine has been फेस्ड आउट मतलब वो रिप्लेस हो गया, वो ख़त्म हो गया टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट में भी ज़्यादा वो हो रहा था. तो पहला वाला स्टेटमेंट और दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो उस पहले वाले को कंफर्म कर रहा है. डज नॉट कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्राडिक्ट्स एंड डज नॉट कोरिलेट. ऑफ कोर्स bottled water is safer than tap water, fine, and in many countries tap water is fed to the babies. It contrasts with the first कि भाई असर्ट तो कर ही नहीं रहा है, कंफर्म नहीं कर रहा, एक्सटेंशन भी बिल्कुल नहीं है. डज नॉट reiterate the statement, it is exactly contrasting the first statement. Moving ahead, the peacock is India's national bird and the great Indian bustard is the state bird of Rajasthan. ठीक है, provides additional information. एक information और उसी में और add हो रहा है, contradict नहीं कर रहा है, less नहीं कर रहा है, escalate बिल्कुल भी नहीं कर रहा है. Field games are generally more popular and across the world still. Tennis, which is an individual game, is more popular than hockey. Contradict. एब्सोल्युटली कॉन्ट्राडिक्ट. एक तरफ तो कुछ कह रहा है और दूसरी तरफ कुछ और कह रहा है. अब आपको क्लियर होगा कि कॉन्ट्राडिक्टिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स कैसे होते हैं. देन वी हैव forest cover is conducive to ecological recovery. Conducive is it's helpful, and unchecked urbanization leads to environmental degradation. Correlates. पहला स्टेटमेंट दूसरे को और दूसरा पहले को आराम से कोरिलेट कर रहा है, कोई कॉन्ट्राडिक्ट कॉन्ट्रास्ट नहीं है. एंड इंडियंस हैव बीन emigrating to countries across the world for centuries. The Indian diaspora is a model of success across the world. Corroborates it, confirms the first. Second वाला स्टेटमेंट absolute confirmation आपको दे रहा है. Then we come, okay, it's the same repeated pages. शायद PDF में एक से अधिक लगा दिए गए हैं. PQRS, हर स्टूडेंट का फेवरेट पोर्शन PQRS, स्पेशली ये वाला. PQRS दो होते हैं. PQRS वर्ड यानी स्मॉल सेंटेंस वाले जहाँ वर्ड बेस्ड होता है, और एक होता है जहाँ पे पैसेज PQRS जहाँ पे S1 S6 दिया जाता है. दैट इज यू गेट द स्टार्टिंग एंड द एंड ऑफ द पैसेज एंड यू हैव टू सेटल द पैसेज, सेट इट इन ऑर्गेनाइज, सीक्वेंशियल, लेजिबल एंड प्रॉपर मैनर. ये वाले बहुत आसान थे. आई मीन देयर इज नथिंग इवन टू डिस्कस. इफ यू रीड द ऑप्शंस इटसेल्फ यू गेट योर क्वेश्चंस एंड योर आंसर्स करेक्टली. सो फर्स्ट 51st यानी फर्स्ट वाले का है PQRS में QPRS. सेकेंड का आपका RPQS है. थर्ड का the child has obviously gone through a lot, don't worry on that, the double ticks and the underline, and I suppose the child has also marked it correctly, and same goes with the fourth one. The fifth one again, and as you can see कि बच्चे ने भी सही ही मार्क किया है क्योंकि ये वाले easy होते हैं. This one is repeated, a repeated page. Okay, 56th. And QPSR 56th. 57th again QPSR,
and 58th. Again please pay attention क्योंकि यहाँ पे बहुत से underlined है. Where is the double tick? B पे है double tick and वही है हमारा correct answer. I've made an arrow as well. So we have an arrow and the double tick from where you can confirm it. And then complete it. And then of course we come to the S1, S6 thing. Now here things turn a little tricky, a little difficult, but अगर हम अपने basics of grammar को learn रखते हैं, याद रखते हैं, और देखो cause effect, अपनी chronology, starting the sentence, take किससे हो सकती है. Sometimes it might be one of the discourse markers, it might be an adverb or maybe even an adjective at various cases, generally with a noun or a pronoun. Some conjunctions and your correlatives also can start the statement. कुछ basic rules को अगर हम finally याद रखते हैं, noun will always be replaced by a pronoun, subject verb agreement and the tense. अगेन टेंस को हम अपनी क्रोनोलॉजी से अटैच करें तो हमें अपने आंसर्स मिल जाएंगे. फर्स्ट का आंसर, प्लीज डोंट गो ऑन दैट सिंगल टिक, इज आउट हियर, डबल टिक्स है विच इज सी. उसके बाद 62 का आंसर आपको मिलता है डी पे. द चाइल्ड ऑब्वियसली हैज लेफ्ट दिस वन बिकॉज यस आई अंडरस्टैंड इट इज a little tricky for everybody. तो अगर कभी कभी बहुत डिफिकल्ट लगे तो you can even drop it, no issues on that. The third is PRSQ, again a D. Then the fourth is a C. Now यहाँ पे clear answers दिख रहे हैं. Why? Because the child has left it, so no issues on that part. 64th, and which is what I would say as a teacher, it's a good idea. Because if you are really confused, you can leave some of the question. It's not important for you to complete all the 120 questions because everybody knows that you've got negative marking as well. So make sure कि यहाँ से 66 ये 67th, that is the 7th question of S1 S6 jumble sequence is C. And when we upload, I'll take care कि pages repeat ना हो so that आपके पास एकदम correctly चीज़ें आएं. उसके बाद आता है parts of speech. Again इधर है ना, बीच बीच में पार्ट्स ऑफ स्पीच दे रहा है, कभी नहीं भी दे रहा है. पहले दे रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच तो इट वाज गिविंग अ सेंटेंस एंड इट underline one of the words and you had to recognize the parts of speech, which as far as I think was comparatively easy. Kyun? Because at least you have a sentence so you can judge it out. Out here, again in recent years it has started giving you a matchmaking thing. You have parts of speech this side, words this side, and start matching them. But if again you look at the questions carefully, if you remember your suffixes, if you remember your sentence formation, this again was not tricky. At least as compared to the last year, this was pretty easy. No, there were no surprises, there were no shocks as such. So we all know TION is a noun. If you don't know, you know it now. So A is with 1. So what I personally would like to do is, whenever I'm doing one of these questions or teaching the students, if you have noun and you saw okay, A has 1 and you checked it out, fine, A has 1, that's done. Then we come to B, and B is with either 2 or 3, no, qualify or qualifying. It could be 3 and 4. So you check out with B, B has a 3 and a 4, fine. Then we come to adverb, which is an ly thing. So a C has to have with a 2 and you find C with a 2. Now C has 3, 3 and 4. So this is in all probability the correct answer. We finally check out with the D part also, with D being qualifying. Qualifying marks. Marks, the noun. And what are the marks? Marks are qualifying marks, qualifying people. So D becomes our fourth, which is, the adjective part. So now I can confidently say that this is my correct answer. If you do it in the same pattern, you won't take a lot of time to solve it and things become a little easy. You won't get confused even. So again, with this one, C is the answer. And the third question in this category, B would be the answer with the same process itself. Then we come to the fourth question and marking the list with our parts of speech, and you get the answer as, don't go on whatever has been done here, the C.
And obviously, I suppose the child also has marked it correctly. C. And then we have B as the answer. You can see the double tick. The double tick is the correct answer. Make sure that you mark on that one. Then C. Again another C and B. And this side we have C and B. It's the same question. No, the next one. So 76th is D. That means 6th. You know, whenever you are checking your answer keys, make sure that you take up a segment and start checking it segment wise. It becomes very easy, because obviously in this paper this is the 76th or the 77th question. In your paper it might be the 7th question for that matter. Don't worry on that, just check it segment wise and you are good to go. A becomes your answer. Then the 8th question, again A is the answer. And we come to the 9th question in this category, where you have C as the answer, and the 10th question you have A as the answer. Please mark that the double tick, and wherever I have underlined or wherever that I have marked it out with a pointer. Okay, this is repeated, the page is repeated. And again, we have some of the questions where they have given questions based on, you know, sentences also. So if you see, UPSC every time comes up with a surprise. This time the surprise wasn't a shock, it was just a surprise. You've done 10 questions there, you have got a couple of questions out here also where they have given you sentences. His happiness, we always know possessive is followed by a noun. It's an abstract noun, so you really don't have to apply brains. I wonder, the subject followed by a verb, it's a verb. The manager expects every employee. Every becomes an adjective because it describes the employee. But again, we have adjective, adjective, adjective. This is not a definite numeral adjective, not even an infinite one. So we cut off that. It's not demonstrative, it's distributive numeral adjective. Each, any, every, these are distributive cases. You have your answer. Underwriters always emerge victorious. Whenever you have an adjective, this is an adjective for that matter. OUS is an adjective preceded by article the and followed by a verb will always be plural, and it's considered a noun, and we have the plural noun as the answer. It rained every day. Every is, right now we saw that it's an adjective, but here it specifies with the rain and hence it's an adverb. And there were only 5 questions, and then you had fill in the blanks with a couple of discourse markers. So this one again was very simple. I must therefore ask for tolerance from the board. And somewhat eloquent expression of this skepticism. Simple cases I shall consider in particular. Sui generis was given. It was just to confuse the students. And significantly issues of singular religious plurality. And finally we can take recourse to. So this was pretty easy as compared to the last time. Not that difficult or not that tricky, so as to say. Again here, some of the students might have a bit of a difficulty, but if you look at the options carefully, confusing words, it wasn't that bad. Lose and lose. The first lose is a verb which means you've lost, and this is lose as in dhila. So lose is a verb, okay, meaning to misplace, and loose is an adjective meaning slack or movable. Slack actually means that anything which is dhila dhala, not tight, is slack. Then we have anyway and anyway. Nice play of words here. I must grant it that UPSC really knows how to, kind of prod you. Prod you, why? Because you really have to apply your brains here. So anyway is an adverb, we know that, and anyway is a phrase. Why? Because this is 2 separate words meaning any manner or method. So anyway, we should prepare for our exam. Allusion and illusion, we've already done it. Any of the any people, any students who are going in for CDS can easily do it. It's a verb that refers to implied reference. Allusion, he alluded to it, and illusion is anything with a false idea.
Jadugar shows illusions. Unappraises mean to examine, and appraises, to inform somebody. He apprised, the principal apprised the staff. Again, these two were simple. For some reason, there are double cases out here from the PDF. Climatic. So the problem was there was two words and they were so similar that some of the students might have gotten a little confused. But if you can notice the C out over here, climactic and climatic. So obviously it's kind of a homophone, but words are absolutely different. Climactic is heightened excitement. Take, it's an adjective. Climatic is also an adjective. It pertains to the climate. And effect. Okay. Originally, the same kind of question was given, advice was given, even an illicit was given in NDA paper. So till date, questions from CDS sometimes were asked in NDA, but now it's the other way around as well. Advice, this is as a noun. Why? Because there is no SE out over here. Had the word been ADVISE, it would have been a verb, and that is why the doctor's advice, a noun and a noun. Illicit is illegal. Police put out a notice to illicit nahi, became profitable. Illicit trading, which is, an adjective, illegal. And effect, we know it's a noun. Effect nahi hai. Aaya hua question, it had already been asked in NDA. So climate change will have a long-term effect and not effect. And break are two cases. It's a noun also, it's a verb also, but out here if you look at the questions, or rather the sentences, you'll find the rapid swelling caused the dam walls to break. No, break out over here would be B-R-E-A-K, and tutna. Driver braked sharply. No, to avoid a collision. Young officer did not know how to brake. No. Frequent disruptions caused the breaking of the flow of the speaker, and this would be your exact answer. Incite, provoke karna, it is a verb, and the words of the speaker incited. This was absolutely simple. Nothing, no rocket science applied to complete this. And here we do not have many foreign expressions, thankfully. We have words normally used in day-to-day language also. Some of the words might be a little on the higher end, but at the end of the day, it is nothing that a child cannot do. A lot of words are commonly used and you can actually match. For example, potpourri or imbroglio or enzu. All these three words have been asked in the past also, so you can easily see, because potpourri is a collection of things. So this would be your exact answer. Same goes with malversion, conundrum, and incense. Even must has been asked, so this becomes your answer. Then we have, if you look at the words, this time the words weren't very difficult for that. Impugns, pure, harangue, and gibberish. Everybody knows these. Some people pronounce it as gibberish also. It could be either. American and British have their own accents, each to their own. See? Caveat, amble, acolyte, archaic. Nothing new out over here. See again. And Colonel, Brooke, Jinx, and Solace. This was something which is, any aspirant's delight. A. Moving on to the next part of the list. Feet, we all know. Fate, we know. Fathom also, and faux pas also something which is very commonly used, and we have our answer as C. Semitic, seminary, send-off, semblance. Seminary, send-off, semblance. Everybody knows. Even if you do not know Semitic, you can actually check out with the three and you get your answer out over here. Same goes with hatch, haughty, gruff, and grueling. No new word out over here. Everybody gets the correct answer. And extirpate, extol, extremity, and expand. Again, same words that have been asked in the past years. So nothing, difficult or something which is out of the blue. So right now we hadn't been hit by a lightning. Devious, we know. Devolution, detriment, detract. Even if you do not know or you're not sure about devolution, with the other three, you can actually take your answer right there to B.
Okay. And in the past, the closed test sometimes used to be seriously tricky. This time, except for 2 3 places where a child might get stuck, it was comparatively fine. Not that bad. It is increasingly recognized. I mean, you could just read out and you would find that it fits bang on. It is increasingly recognized that learning within many countries are highly unequal. This may be happening because of institutional features of school systems such as early streaming, regional diversity, with expenditure or political engagement. Though, I would stop over here. It could be in also in expenditure, but I would go with at the moment. But be sure that it might be that also. In could also be used. Unequal access, the hint was already given, easy enough. A non equitable access to different types of providers among the developed countries, those with more learning, again easy one, with more equal learning outcomes also have better average learning outcomes, suggesting that appropriate intervention in the educational sector may have positive effects on both equality and quality. Economic inequality associated with the distribution of proficiency skills among adults, although the direction of causation is unclear. Arguably, few, no, arguably, no society will ever reach. This will be, I messed out, I'm sorry. No society will ever reach total equality in the learning outcomes of every individual. Difference in learning outcomes may depend on individual ability and motivation, as well as the as the type of background one comes from and the types of resources one has access to. So as you see, we come to the last page, and looking at the paper, it was a moderate paper. Any child out of 120 could score 70 to 80 and even 80 plus. Have you studied your past year question papers? You would have completed it. So we see that CDS पेपर का जो आंसर की है अब आपके पास है. आप अपने क्वेश्चंस, अपने आंसर्स को यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं, एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू विल बी स्कोरिंग अमेजिंगली. थैंक यू. जय हिंद.